नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईएएस मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 का 5वां क्वेश्चन और उसके आंसर का विश्लेषण। जैसा कि पिछले 4 क्वेश्चन आंसर सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से काफ़ी स्टूडेंट्स हमको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आंसर लिख करके भेज रहे हैं। फिर उनमें से हम अलग अलग मीडियम में ना क्वेश्चन और उनके आंसर को डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में आज का हमारा ये अगला पार्ट रहेगा। तो आज का क्वेश्चन विश्व के इतिहास से है, जो जीएस पेपर 1 में आईएएस मेंस एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। तो उस स्टूडेंट के आंसर को हम टाइप करते हैं और फिर उसके बाद इसको डिस्प्ले किया जाता है, जिससे कि क्लियरली सबको दिखाई दे सके। तो देन इस आंसर को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस आंसर की क्वालिटी क्या है, कितने मार्क्स इसमें आने चाहिए। और चूंकि आपने भी तैयारी की हुई है, आप भी इस रेस का हिस्सा हैं, तो आप भी अपना एक सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं कि अगर आपने इसका आंसर लिखा होता 2021 में तो आपको कितने मार्क्स इसमें मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो आइए इसका एक विश्लेषण देखते हैं कि किस तरीके से इस आंसर को इस स्टूडेंट ने लिखा है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आईएएस मेंस एग्जाम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप उसको वहां से देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है तब भी आपको उनको सुनना चाहिए, क्योंकि उनको सुनने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी डायरेक्शन और अप्रोचेज मिलेंगी जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा रिफाइन करेगा। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएस के एक क्वेश्चन पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये था, दो विश्वविद्यालयों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। इस क्वेश्चन का आपको आंसर 250 शब्द में लिखना है और 15 अंक इसके लिए निर्धारित है। जितने भी क्वेश्चन और उनके आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके मॉडल आंसर आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उस स्टूडेंट का आंसर है जिसने हमको लिख करके भेजा है। बाद में फिर मैं मेरा इवैल्यूएशन बताऊंगा कि इसमें अधिकतम मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। देखिए क्या लिखा है इसने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ। इन दो विश्वविद्यालयों के बीच 1919 से 1939 का समय संक्रमणकालीन अवस्था थी। ये स्टूडेंट ने एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप इसके साथ एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। दोनों विश्व युद्ध मुख्यतः यूरोप महाद्वीप में प्रत्यक्षतः घटित हुए और इन युद्धों का परिणाम अत्यंत विनाशक रहा। इसके बाद फिर आगे इसने लिखा है, यद्यपि इनके द्वारा कुछ सृजनात्मक कार्य भी हुए, जैसे राजतंत्रों की समाप्ति एवं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना, इन विश्वयुद्धों का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में नवगठित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने जहां यूरोप की जनता में एक सकारात्मक भावना का संचार किया, वहीं दूसरी ओर इन व्यवस्थाओं के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां भी उत्पन्न हुई। अब इसके बाद इसने चुनौतियों के बारे में बता रहा है कि पहला पॉइंट इसने लिखा है, तानाशाही शक्तियों का उदय, जैसे जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद। फिर इसके बाद आगे इन्होंने लिखा है, कल्याणकारी योजनाओं के स्थान पर सैन्यीकरण पर बल देना। 1930 की आर्थिक महामंदी, जिसने संपूर्ण उत्पादन एवं व्यापार प्रणाली को गतिहीन बना दिया। रूस में स्थापित साम्यवादी शासन ने इन व्यवस्थाओं की तीव्र आलोचना की। यूरोप की जनता में इन व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास का कम होना। साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी भावनाओं ने भी गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत की। फिर इन्होंने बाद में इसका कंक्लूजन लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में आयोजित पेरिस सम्मेलन में यूरोप की समस्याओं के समाधान की दिशा में जो कार्य आरंभ किया था, वह ब्रिटेन एवं फ्रांस के निजी हितों के कारण सफल नहीं हुआ और इसका परिणाम जर्मनी में हिटलर के उदय के रूप में हुआ, जिसने दूसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को विकसित एवं प्रगतिशील होने का सकारात्मक वातावरण प्राप्त हुआ, जहां जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ और उस दिशा में सरकारों ने नियम एवं कानून बनाए। ये आंसर स्टूडेंट ने लिखा है, आपने सुन लिया और उसको देख भी लिया। तो अब आप अपनी तरफ से इसकी मार्किंग कर सकते हैं और आप अपना भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि अगर आपने इसका उत्तर लिखा होता तो आपके आंसर की डायरेक्शन क्या होती। तो मेरे अनुसार ये जो आंसर इन्होंने लिखा है, इस आंसर में
डायरेक्शन को काफी टच करने का इन्होंने प्रयास किया है, फिर भी इसमें काफी बेसिक कमी रही है। जैसा कि आप जानते हो कि सभी स्टूडेंट आंसर लिखते हैं, लेकिन कौन से आंसर पर हमको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आईएएस एग्जाम में सफल होने का जो रास्ता है सिर्फ आईएएस मेंस एग्जाम से जाता है, और मेंस एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग सीखनी होगी, आपके पास कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का। तो देन ज्यादातर चीजें इन्होंने टच की हैं क्वेश्चन में, लेकिन जो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई, और इंग्लिश में शब्द आया है ए सीरीज चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग आंसर में डायरेक्शन नहीं है। फिर भी 15 नंबर में से अगर इसको मार्क्स दिए जाएं तो 5 नंबर का आंसर तो ये बनता ही है। तो 5 आउट ऑफ 15, 5 नंबर इसको मिलेंगे, यानी 33% मार्क्स मिले। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आपके हर आंसर में 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे तो आप आईएएस बनने का सपना आपका पूरा नहीं होगा, आप सफल नहीं हो सकते। तो इस आंसर में बेसिक कमी क्या है, अब उसका हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो इंट्रोडक्शन लिखा है, इनके इंट्रोडक्शन से हम एग्री कर सकते हैं, क्योंकि दो विश्व युद्धों के बीच पूछा है। तो देन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ। तो इन दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणालियां गठित हुई, और इन लोकतांत्रिक राज्य प्रणालियों ने पहले से स्थापित राजतंत्रों को समाप्त किया। जैसे जर्मनी में हैप्सबर्ग, रूस में जारशाही समाप्त हुई, फ्रांस में पुराने जो लुई वेंस थे और उनके उत्तराधिकारी थे उनका इसमें एंड हुआ। इसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों में पुरानी जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी वो सभी समाप्त हुई, उनके स्थान पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें आती हैं। तो ये तो आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि हाँ कि दोनों विश्वविद्यालयों के बीच में ऐसा घटित हुआ था। लेकिन एक शब्द आपको लिखना होगा कि प्राचीन स्थापित राजतंत्रों के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई, इसलिए नया नया सिस्टम अभी आया है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होगा। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में फिर आप बताएंगे कि लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के समक्ष क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई। अब देखिए, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको आंसर लिखना है इसका, तो एक्सीलेंट मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको, तो इसमें साफ लिखो कि नवस्थापित लोकतांत्रिक राज्य प्रणालियों के समक्ष दो प्रकार की चुनौतियां क्रमिक रूप से उपस्थित हुई हैं। पहली आंतरिक चुनौतियां और दूसरी बाहरी चुनौतियां। ऐसे आप इसको सेव दीजिए। फिर आप आंतरिक चुनौतियों को बताएंगे इसी सेकंड वाले पैराग्राफ में कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं के समक्ष मुख्य आंतरिक चुनौती ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था उनकी अव्यवस्थित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी उत्पादन प्रणाली ठप हो गई है, इसका दोबारा से रेस्टोरेशन पुनर्स्थापन कैसे होगा। तो एक तो आर्थिक संसाधन अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के रूप में बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसके लिए वित्तीय संसाधन और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता थी। दूसरा, इन युद्धों के बीच में यूरोप की जनता अब नव स्थापित संस्थाओं से अपने सिविल अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की डिमांड कर रही है। तो अपनी जनता के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के साथ साथ अधिकारों को कैसे प्रदान किया जाए एक टाइम लिमिट में, ये एक मुख्य चुनौती बनी हुई थी। और तीसरी आंतरिक जो चुनौती थी वो ये कि लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली में कई विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल भी उभर करके आए, और इन विपक्षी दलों ने नवस्थापित व्यवस्था की आलोचना आरंभ की, और इस प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो वाद संवाद और संघर्ष आरंभ हुआ उसने कहीं ना कहीं इन राज्यों की शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया, क्योंकि इस वाद संवाद के कारण राज्य पूरी तरह से जनता के हितों पर ध्यान नहीं दे पाया। अब फिर आप पैराग्राफ चेंज करके बताओ कि बाह्य चुनौतियां कैसे उत्पन्न हुई। तो बाहरी चुनौतियों में एक प्रमुख चुनौती ये थी कि इसी समय कुछ राज्यों में जहां पर प्राचीन राजतंत्र समाप्त हुए, लेकिन राजतंत्रों के स्थान पर वहां पर तानाशाही ताकतें या डिक्टेटर जो गवर्नमेंट स्थापित हुई, जैसे जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद,
और जापान में इसी प्रकार की तानाशाही शक्तियों का उदय होता है। तो इन तानाशाही ताकतों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न की है कि आप तानाशाही शक्ति के खिलाफ कैसे लड़ोगे। दूसरी चुनौती ये थी कि जैसे ही यूरोप महाद्वीप में अब रेस की एक प्रक्रिया शुरू होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर एक दबाव हुआ कि आप सैन्य ताकत को बढ़ाइए, यानी सैन्यीकरण पर बल दीजिए। तो जब आप सैनिक ताकत को बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनके लिए संसाधन कम हो जाएंगे। और तीसरी बाह्य चुनौती ये थी कि इस समय नवीन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी है लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, जो 1919 में बना पेरिस शांति सम्मेलन के बाद, वह राष्ट्र संघ जो नियम बना रहा है उन नियमों को ना तो ब्रिटेन मानता है, ना फ्रांस मानता है, ना जर्मनी, ना अमेरिका और ना इटली। तो ऐसी स्थिति में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सशक्त ना होना एक बहुत गंभीर चुनौती थी कि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के कमजोर होने के कारण इन देशों में फिर से दूसरा विश्व युद्ध हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। और चौथी और लास्ट जो बाह्य समस्या थी वो ये कि दोबारा से अपने व्यापार चक्र को कैसे रेस्टोर किया जाए, कि यूरोप महाद्वीप का जो व्यापार पूरी दुनिया के साथ हो रहा था फिर से इसको आयात निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए। और रूस में जो क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति, उस साम्यवादी क्रांति ने पूर्वी यूरोप के देशों पर दबाव बनाया कि आपको साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार करना है पूंजीवादी विचारधारा के स्थान पर। तो ये आप इस तरीके से अगर बताएंगे कि नया नया लोकतंत्र स्थापित हुआ है, आंतरिक चुनौती अलग है हमारे सामने, बाह्य चुनौती अलग है, तो आप उनको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे उनको फेस करेंगे, ये डायरेक्शन आपको इसमें लिखनी थी, तब आपका आंसर परफेक्ट माना जाता। फिर आप इसको कंक्लूड कर दो। अगर आप इस लाइन और लेंथ पर आंसर लिखते तो डेफिनेटली आपको 15 में से 11 तक नंबर आ सकते थे। और अगर इतनी हाई मार्किंग आपके आंसर में हो रही है तो इट मीन्स आपकी लेखन शैली बहुत साउंड है और आप आईएएस बनने का सपना आप देख सकते हैं और बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, यानी आप टॉपर्स में भी आ सकते हैं। तो जब भी आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि क्लास को कंटेंट के रूप में बहुत शॉर्ट में समझा दिया जाता है। मेन हमारा जो फंक्शन है वो आंसर राइटिंग पर बल दिया जाता है, यानी आपकी लेखन शैली को रिफाइन किया जाता है कि उसी के दम पर ये एग्जाम निकाला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।